हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कल एक बार देखा था कि खंड 1 में कौन से लेसन्स हैं और जो आपका BHDC 131 है वो कैसा सब्जेक्ट है। तो अभी हम लेसन 1 को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो डेट है वो है 15th ऑफ मार्च 2025, ठीक है। तो अभी हम हमारे फर्स्ट लेसन को देखने वाले हैं। और आप में से यदि किसी को ऑनलाइन ट्यूशन लेना अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल मीट पर जो है ऑनलाइन ट्यूशन होगा, ठीक है। तो जो काल विभाजन और नामकरण है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में, मतलब हम अगर उसको समझना चाहते हैं तो हमको काल विभाजन और नामकरण को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे को घर में सभी एक नाम से ही नहीं बुलाते हैं, ठीक है। किसी बच्चे का नाम अगर आप राम रखते हैं, राम कुमार उदाहरण के लिए रखा गया, तो कोई उसको राम बुलाएगा, कुछ लोग उसको कुमार बुलाएंगे, ठीक है। और भी कुछ लोग होंगे जो उसको अपने से कोई नाम रख देंगे, ठीक है। तो अगर बच्चा बहुत खर्चीला हुआ तो घर में उसको जब वो आएगा तो कहेंगे देखो ये खर्चू वाला आ गया। तो उसका जो क्वालिटी है, ठीक है, जो बच्चे का क्वालिटी है उसके अनुसार भी कुछ लोग उसको नाम रखेंगे, ठीक है। ऐसा बहुत से घरों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मेरा ये मीनिंग है कि जब एक बच्चे को इतने नाम दिए गए हैं, ठीक है, वैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी कालखंड हैं, कितने कालखंड हैं? 4 कालखंड हैं। इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। वो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है। और इसका काल विभाजन भी अलग हुआ है, जैसे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हम ना चाहे जितने भी लोगों ने इस पर काम किया हो, लेकिन हम रामचंद्र शुक्ल जी से विभाजित काल विभाजन को हम एक इम्पॉर्टेंट काल विभाजन के रूप में लेते हैं। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम उसको ध्यान में रख के ही एग्जामिनेशन में काल विभाजन प्रस्तुत करते हैं। फिर भी दूसरे लोगों के द्वारा किया गया काल विभाजन भी हम थोड़ा मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्लास में। तो हर लेसन में आप देखेंगे तो आपको उद्देश्य और प्रस्तावना दिया जाता है। ये उद्देश्य और प्रस्तावना इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप थोड़ा फेमिलियर हो सके। मतलब डायरेक्टली अगर आप लेसन में चले जाएंगे तो आपको बहुत नया नया सा लगेगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे कोई स्कूल में कोई क्लास होता है तो जब टीचर आता है तो बच्चों से थोड़ा मिलने का प्रयास करता है, उनसे हालचाल पूछता है और धीरे से उसको टॉपिक में ले जाता है, ठीक है। ये कुछ उसी प्रकार का है उद्देश्य और प्रस्तावना भी। आपको थोड़ा जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा फेमिलियर कराएगा, मतलब उसका पहचान थोड़ा बताएगा, फिर उसके बाद टॉपिक में ले जाएगा, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे नोट्स बनाते हैं अलग से। मतलब जो नोटबुक होता है ना, उसमें नोट्स लिखते रहते हैं। ये जब आप डिग्री में आ गए हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आपको नोट्स ऐसा अगर आप बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बहुत वेस्ट होने वाला है। तो जब भी आप डिग्री के बुक्स पढ़ते हैं या फिर मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं, आपको नोट्स जो है वो अलग से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे जो
टेक्स्ट बुक दिया गया है उसमें ना आपको राइट साइड में थोड़ा सा प्लेस छोड़ा गया है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आपको थोड़ा सा प्लेस छोड़ा गया है। तो आपको अगर कुछ पॉइंट नोट करना है, आपको लगता है कि कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, इसीलिए आपको वो प्लेस छोड़ा जाता है, जिससे कि अलग से कोई नोट प्रिपेयर करने का आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो जब मैंने डिग्री किया था तब भी मुझे ये समझ नहीं आता था कि क्यों इतना प्लेस छोड़ दिया, बाद में जाके समझ में आया, ठीक है। तो और एक बात कि आपको कोई पेन या फिर कुछ ऐसा लेना चाहिए जिससे कि कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, आपको वो लाइन इम्पोर्टेंट लगता है कि आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये इस पैरा में ये लाइन इम्पोर्टेंट था, इस प्रकार अंडरलाइन कर लो। इससे क्या है, तो ये दो मेथड आप करोगे ना, तो आपको जो नोट्स तैयार करने में इतना टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, और इससे लेसन भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम आपको थोड़ा सेव करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे काल विभाजन और नामकरण की समस्या में। तो जब भी जो भी इंडेक्स पेज है किसी भी लेसन का, उसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे काल विभाजन और नामकरण, इसमें इंडेक्स में क्या क्या है, आवश्यकता, आधार, मतलब इनका आवश्यकता क्यों पड़ा, फिर इनके आधार क्या थे जिससे कि ये नामकरण किए गए, फिर इसमें क्या समस्या आई, ठीक है, फिर इसके विभिन्न प्रयास किन लोगों ने किए, ठीक है, फिर नामकरण संबंधी विभिन्न मत, फिर आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड, ये हमको इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है वो कौन से लेसन से आया है, और आपको ये कैसे याद होगा, जब आपको ना लेसन का जो इंडेक्स पेज है उसमें कौन से टॉपिक्स मेंशन्ड हैं ये आपको याद रहेगा, तो क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आया है ये भी याद हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब आपको लगे कि काल विभाजन और नामकरण ये लेसन है, ठीक है, तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या के बारे में बताओ, ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि ये तो फर्स्ट लेसन से आया है, ठीक है। इस प्रकार जब याद आता है तो आंसर कैसे लिखना है ये भी थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस लेसन को। तो प्रस्तावना थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, उद्देश्य और प्रस्तावना। तो इसमें उद्देश्य इसलिए है कि इस लेसन के बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर आप जो है प्रकाश डाल सकेंगे, इसके आधारों को पहचान सकेंगे, ठीक है, इनके जो विभिन्न प्रयास हुए हैं काल विभाजन के उसके बारे में जान सकेंगे इस लेसन को पढ़ने के बाद, ठीक है। देखिए प्रस्तावना, तो आपके अनिवार्य पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य के इतिहास की यह पहली इकाई है। तो प्रस्तावना मतलब एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि पहले लेसन का प्रस्तावना लिखो, उद्देश्य लिखो, ये ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये केवल आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक में चलते हैं। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, इसको देखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी इस प्रकार कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो जब आप थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आधा पैराग्राफ कुछ इस प्रकार पढ़ लेते हैं, तो आपको हो सकता है कि पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। और अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ में वही टॉपिक को थोड़ा रिपीट करके बताया जा रहा है, तो आप नेक्स्ट पैरा में जा सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा टाइम सेव होता है। नेक्स्ट लेसन्स में भी आपको जो पहले के लेसन्स हैं वो रिपीट होते हुए दिखेंगे थोड़े, ठीक है, उस समय हम थोड़ा आगे जा सकते हैं कुछ पैरास को छोड़ के, ठीक है। साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है। साहित्य इतिहास भी इसका अपवाद नहीं।
काल विभाजन और नामकरण से इतिहास के अध्ययन में एक प्रकार की व्यवस्था आती है। इसके द्वारा हमें प्रवृत्तिगत बदलावों के कारण को समझने में आसानी होती है। बिना काल विभाजन के इतिहास अव्यवस्थित और दिशाहीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का यही मीनिंग निकालना चाहिए हमको कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत बड़ा है। ये लगभग 10वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो इतने सालों का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का, इसमें बहुत सारे कवि हुए हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो स्वयं आचार्य थे और कवि भी थे। जो महाराजा लोग हैं उन्होंने भी काव्य लिखा है। ठीक है, इस पर समाज का प्रभाव पड़ा है, उस समय का जो समाज है उसका प्रभाव पड़ा, उस समय जो युद्ध होते थे उसका भी प्रभाव साहित्य पर पड़ा है। तो इतना बड़ा इतिहास है हिंदी साहित्य का। इस कारण से इसमें जो अगर हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो कहाँ से हम स्टार्ट करें, ये एक समस्या हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या किया, विभाजित किया। फिर विभाजित करके इसको हमने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमने क्या किया, इसको 4 भागों में कालखंडों में विभाजित कर दिया। ठीक है, फिर उन कालखंडों का नाम दिया आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इस प्रकार से नाम देने से क्या हुआ कि हम स्पेसिफिक एक कालखंड में हमको क्या पढ़ना है और वो कालखंड कितने सालों का था, ये समझने में थोड़ी हमको मतलब थोड़ा इजी हो जाता है इस प्रकार करने से। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अगर हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए काल विभाजन और नामकरण करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दिशाहीन हो जाएगा ये। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर आदिकाल को हमने नामकरण नहीं किया, मतलब उसको नाम नहीं दिया और उसका काल विभाजन नहीं किया, 300 या 400 साल का वो टाइम है। ठीक है, उसको हमने अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं कहूँगा कि जो हिंदी साहित्य था उसमें जो पहले के 300 साल थे उसमें युद्धों का अच्छा वर्णन था, तो आपको समझने में उतना इजी नहीं होगा समझना, क्योंकि पहले के 300 साल मतलब कहाँ से, 10वीं शताब्दी से या फिर 7वीं शताब्दी से, ये आप डाउट पूछेंगे। ठीक है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया आदिकाल। आदिकाल मतलब पहले के 300 साल। ठीक है, तो समझने में आपको थोड़ा इजी हुआ नाम होने से, और उसका काल विभाजन भी हो गया, 300 साल का आदिकाल होगा। ठीक है, इस प्रकार से कितने सालों का कौन सा काल होगा और कौन से काल में कौन सी प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्ति मतलब क्वालिटीज़, मतलब हर किसी कालखंड में, मतलब हर किसी कालखंड में कोई ना कोई साहित्यिक प्रवृत्ति होती है। मतलब आदिकाल में हम देखें तो युद्धों का अच्छा वर्णन है, भक्ति काल में देखते हैं तो बहुत से कवियों ने भक्ति संबंधी काव्य लिखे हैं। तो ये उस युग का एक गुण है, एक क्वालिटी है। ठीक है, इस प्रकार से उस समय के जो लोग थे उनके क्या इंटरेस्ट थे, ठीक है, ये भी हमको समझने को मिलता है। तो हर कालखंड का नामकरण इसीलिए किया गया जिससे कि हम समझ सके कि उस कालखंड में कौन सा ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, हम मूवीज़ देखते हैं तो कहते हैं ना, अरे अभी तो ऐसे ही मूवीज़ का ट्रेंड चलता है, ऐसी मूवीज़ ही चलेंगी, तो इसको ट्रेंड कहते हैं। तो साहित्य में भी ट्रेंड होता है। ठीक है, हर काल का अपना एक ट्रेंड है। ठीक है, तो इजीली बात यही है। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।